हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खुदा न खास्ता अगर 2018 में इलेक्शन बर वक्त नहीं होते तो फिर अफसोस होगा, इस मुल्क की कोई डगर नहीं होगी। हम वो कहते हैं कि वी विल बी ग्रोपिंग इन डार्कनेस, फिर अंधेरे होंगे। तो खुदारा आप सब सियासी जमातें पाकिस्तान पर रहम करें, इंतखाबात की राह हमवार करें और ये लोग जो बैठे हैं मेरे सामने, इनको मौका दें कि वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब से मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला है उस वक्त से धरने और अदालती कार्रवाइयों का सामना तो कर रही है, लेकिन नून लीग की क़यादत कभी बुखलाहट का शिकार नहीं हुई। मगर इस बार जब से सियासत में मजहब की मिलावट इनके खिलाफ इस्तेमाल होनी शुरू हुई है, तब से कुछ इस्तीफे भी सामने आने लगे हैं। आज भी पंजाब असम्बली के स्पीकर को 3 इस्तीफे मिले हैं। पंजाब असम्बली के अरकान मौलाना रहमतुल्लाह खान, मोहम्मद बलोच और पीर निज़ामुद्दीन सियालवी ने अपने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। इधर सेनेट में हल्का बंदियों का बिल भी खटाई का शिकार है, वही बिल जिसको तमाम सियासी जमातों ने कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया था। अगर ये बिल सेनेट से भी जल्द मंजूर नहीं किया जाता तो आइंदा होने वाले इंतखाबात में ताखीर का इम्कान है, चूंकि ये इंतखाबात हाल ही में होने वाले मर्दमशुमारी के तहत नहीं हो पाएंगे। इस बिल की मंजूरी के लिए मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की हमायत दरकार है, लेकिन पीपल्स पार्टी बहानों से काम ले रही है। ये भी खदशा मौजूद है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आइंदा बरस मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात से पहले अपने अपने सूबों की असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए सेनेट में अपनी बर्तरी बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो यानी अब खेल और भी मुश्किल होता चला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, ये पूछने के लिए हमने दावत दी है। सेनेटर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर वफाकी वज़ीर हैं बराए माहौलियात तब्दीली, और हमारे साथ हैं इस वक्त मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत सारी कमिटीज़ के ये मेंबर भी हैं, PIA की कमेटी के भी मेंबर हैं, उसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। सबसे पहले ये बताइए कि चूँकि आप इस वक्त सेक्रेटरी भी हैं अपनी पार्टी के, जो डीलिमिटेशन का बिल इस वक्त सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा मामला तय हो गए, फिर ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वहाँ पे आपने उनकी कोई बात ना सुनी और आपने ये बिल सेनेट के अंदर आप ले गए। वो ये कहते हैं जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे इस बिल के ऊपर, हम इस बिल को पास नहीं करेंगे। तो क्या वजह है जी कि आप इनकी बात नहीं सुनते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम हुकूमत में हैं और एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हमें मालूम है कि अपोजिशन की बात सुननी होती है और सुनते भी आए हैं और सुन भी रहे हैं। और अब भी अगर आप उनसे पूछेंगे तुम्हारी बात क्या है तो तब पता लगेगा ना डिफरेंसेस क्या है। देखें, बात ये है, वो कहते हैं जी दोबारा से 5% की डेमोग्राफी कराओ, और कभी वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन से कराओ। अब मुझे आप एक बात बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट की नहीं। और ये कितने अफसोस की बात होगी कि हमारी इसकी डेमोग्राफी जो है डीलिमिटेशन की वो यूनाइटेड नेशन से कराई जाए या इंटरनेशनल। मगर इसके ऊपर कोई लचक का मुजाहरा नहीं वो करते। देखें, बात ये है, वो अब मैं चूँकि ये उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं, अदरवाइज तो वो 2 दिन पहले तक तो मैसेज यही था कि जी ठीक है वो कर लेंगे। अचानक चीज़ें चेंज हो गई। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि कल मैं भी सेनेट के अंदर थी तो वहाँ पे ये मालूम पड़ा कि जी ज़्यादातर सेनेटर्स ये कह रहे थे कि जी हमें ग्रीन लाइट मिल गई है, अब हम डीलिमिटेशन बिल को पास कर देंगे। मगर यकदम कुछ हुआ और फिर मामला पीछे चले गए। आपसे कोई उनकी अनबन हो गई, कोई आप लोगों का मसाइल सामने आ गए, चूँकि उसी दिन नेशनल असम्बली के अंदर आप लोगों ने फाटा इस्लाहात के बिल को भी पास करना था,
वो रात को तो एजेंडे पे था, बल्कि पूरे दिन रहा वेबसाइट के ऊपर, मगर आपने उसको एजेंडे से क्यों निकाल दिया? ये तो कल की बात है ना जी, कल की बात है। डीलिमिटेशन बिल तो इससे पहले की बात है ना, मगर जी इसका उससे कोई लिंक ही नहीं है जी। और नंबर 2 बात यह है कि जब कौमी असम्बली में आपने इसको वोट किया डिलिमिटेशन बिल को, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बात हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इस पे कोई यानी कि कान नहीं धरेगा। क्योंकि अगर बात ही थी तो असल में तो कौमी असम्बली में वोट देने से पहले करनी चाहिए थी ना, अगर आपके कोई मुतालबात थे। हम अब भी सुनने को तैयार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उधर लंग है। और मैं बहरहाल ये समझता हूँ और ये इसलिए समझता हूँ कि ये काम हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम लोग जो उनके मेंबरान हैं सेनेट के, तकरीबन सारे नहीं, वो ये चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए और वो अपनी सी कोशिश भी कर रहे हैं। और दीगर जो अपोजिशन पार्टी हैं, हमारे सामने कल में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तकरीबन हर पार्टी ने उन्हें कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश की। और उनके पास जब आप कहते हैं तकरीबन हो जाएगा, तो किसी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी तकरीबन हो जाएगा? आपने कहा कि जी वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो, यूनाइटेड नेशंस की वो बात करते हैं, आप कहते हैं वो नहीं हो सकता। तो क्या आप इस पे मान जाएंगे या ये आपकी किसी बात पे मान जाएंगे? गिव एंड टेक क्या होगा? गिव एंड टेक का इशू है ही नहीं ना। अगर गिव एंड टेक का इशू होता तो वो 1% जो है हल्के बंदियां जो जिनकी बात हो रही है, हल्कों के अंदर आप थर्ड पार्टी ऑडिट लाएंगे? 1% जो है, देखें भाई, ये बातें कौमी असम्बली में वोट करने से पहले नहीं हुई, इसका मतलब है ये इशू नहीं है। ये तो कुछ ना कुछ जिस वक्त आदमी, तो फिर इशू क्या है मुशाहिदुल्लाह साहब? इशू तो ये जरदारी साहब ही बताएंगे क्या इशू है। ठीक है, वो तारुल कादरी के पास भी चले गए हैं। अब कोई पूछे उनसे कि ये क्या इशू है, पीपल पार्टी किधर, तारुल कादरी किधर? तारुल कादरी ने जमहूरियत की खबर बनाई यहाँ पे, ठीक है, और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की जद्दोजहद कर रही है उनके साथ मिलके। नहीं, वो कहते हैं कि मॉडल टाउन के सानिये के ऊपर वो उनके साथ खड़े हैं। मॉडल टाउन के साने के साथ उनके साथ खड़े हैं जी। तो बल्दिया की फैक्ट्री में जो 259 लोग शहीद हुए थे, उनकी जान की कोई वक़्त नहीं है, उनके साथ क्यों नहीं खड़े? या 12 मई वालों के साथ क्यों नहीं खड़े? या बेनज़ीर के कातलों को क्यों नहीं पकड़ते? अगर यही बात है ना, देखें जान तो सबके बराबर है। हमें भी अफसोस है मॉडल टाउन वालों का। मॉडल टाउन के 10 लोगों के साथ खड़े हैं, 260 के साथ नहीं खड़े, इसका मतलब है आप मॉडल टाउन वालों के साथ भी नहीं खड़े। अगर सिंध में मरने वालों के साथ आप नहीं खड़े। आप अपनी असेसमेंट बताएं, आपको क्या खदशा है कि अगर जरदारी साहब वहां पे चले भी गए हैं तारुल कादरी साहब से मिलने, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क ये नहीं पता, शकू को शुबात पैदा होते हैं। आपका क्या शक है? हमारा शक ये है, मैंने बताया ना कि तारुल कादरी साहब का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है। वो जमहूरियत को दफन करने आए थे। 2012 में उन्होंने जो कुछ किया, 2014 में उन्होंने जो कुछ, आपने देखा ना, यहाँ आपने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं समझ गई हूँ, तो अब फिर से क्यों आए हैं? आपके शक व शुबात किसी बुनियाद पे ही होते हैं। उनको कोई लाता है ना, वो खुद से तो नहीं आते ना। कौन लाता है? कोई ना कोई तो लाता ही है उन्हें। मेरे सामने तो क्योंकि मामला नहीं होता, कोई ना कोई तो पिछली दफा 2014 में लंदन में बाकायदा मामला हुआ था ना इनका। इमरान खान भी गए, शेख रशीद भी गए, चौधरी बरादरान भी गए, फिर वहाँ से खबरें निकली, कुछ 1-2 एंकर पर्सन भी पहुँच गए थे वहाँ पे, फिर वहाँ से खबरें निकली कि जी यहाँ पे पैसे तकसीम हुए, ये हुआ वो हुआ। तो कोई ना कोई तो था ही ना। नहीं, कोई ना कोई तो था, मगर वो कौन था? देखिए, इसके बारे में इशारा राना सनाउल्लाह साहब भी करते हैं। और पीर सियालवी के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी। जो पीर सियालवी हैं, मैं तो हैरान हूँ कि वो आपके हुकूमत के ख़िलाफ़ आके खड़े हो गए हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब अपना इस्तीफ़ा दे दें। और 3 MPs ने आज इस्तीफ़ा दे भी दिया है। वो तो आपके सेनेटर होते थे, तो वहाँ से आपके डिफरेंसेस कहाँ से शुरू हुए उनके साथ? देखें, बात यह है, कोई डिफरेंसेस नहीं है हमारे। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि इंतखाबात जब होंगे तो उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ ही होंगी। वो बड़े पीर है, सारा कुछ है, उनको तो लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि ये आस्थाने जो होते हैं ना, इनकी एक अलग तकरीम होती है। अच्छा, आप तो नहीं बता रहे इसके बारे में, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कहा है, मैं चाहूँगी कि आप देख लें, दिखाइए। जो यूसी चेयरमैन है, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। इनका ख्याल था कि वहाँ पे हम कोई 150 लोगों को जो है वो मुस्तफ़ी करवा दें।
एक मखसूस एजेंसी है, उसके दफ्तर में लोगों को बुला के लोगों को मजबूर किया जाता रहा। फैसलाबाद में तमाम जो यूसी चेयरमैन हैं उनके डेटे लिए गए हैं कि आपकी बहनें कितनी हैं, वो कहाँ कहाँ पे रहती हैं, उनके बच्चे कितने हैं। पूरे आगे कभी मार रोड पे गौर होता है, वहाँ फैसलाबाद में गौर होता है, वो बदलते रहते हैं। अब शिकायत क्या करनी है, अब मुकाबला ही करना है। क्या फेडरल गवर्नमेंट भी इस बयान के पीछे खड़ी हुई है कि कुछ मखसूस एजेंसीज ने इसको टेलर किया था, इसके पीछे थे? देखिए बात ये है, ये जो धरना भी हुआ था खादिम हसन रिजवी साहब का, इसके बाद जो एक्टिविटी इसमें हुई हैं उसके बाद कि कुछ कहने की गुंजाइश है। एक ज़माना होता था कि सोचते थे कौन है क्या नहीं, अब तो खुद लोगों ने आके कह दिया कि जी हम हैं, उनके क्लिप चल गए, बात ख़त्म हो गई। नहीं, मगर धरने के पीछे आप कह रहे हैं वो थे, अब आप क्या ये भी कह रहे हैं कि पीर सियालवी के पीछे भी वही हाथ है? देखिए मैं नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी अपनी होती है। मैं वैसे भी इसमें आपकी पार्टी का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। देखिए पार्टी बड़ी पार्टी है, उसमें हर आदमी के अलग-अलग, ये पंजाब का चूँकि मेनली मसला है, पंजाब असम्बली के इसमें 3 वो भी हैं, और ये फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया है, ये भी फैसलाबाद के। मैं तो सर ये लॉ मिनिस्टर हैं आपके पंजाब के, प्रोविंशियल है ना, मैं तो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरा उस तरह से ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से जिस तरह से उनका है, पंजाब गवर्नमेंट का है। तो उनके पास कोई होंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं एक ओवरव्यू ले सकता हूँ कि वो क्या है। और वो ये है, पहली बात तो ये है कि आस्थानों को सियासत में इस तरह से यानी कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मेरी बड़ी हम्बल सी ओपिनियन है। और ये इनकी जो इज़्ज़त और तकरीम है ना, इसके अंदर यानी कि देखें ना, जिस तरह से ताहिरुल क़ादरी साहब ने अपने आप को ख़राब किया है, मतलब वो भी यही बातें करते हैं ना, इस्तीफ़ा दे दो और 5 मिनट में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का इशू जो है वो कोई उस तरह से इशू नहीं है। सारे मुसलमान इस बात पे यकीन करते हैं कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो कोई मगर शक सर नहीं। इसकी वजह से आपके 3 MPs ने रेजिग्नेशन दे दिए हैं पंजाब के अंदर, और वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी और भी रेजिग्नेशंस बाकी हैं। बल्कि हमारी अभी बात हुई थी MPA पंजाब निजामुद्दीन सियालवी से, उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनाइए सेनेटर साहब को। जी, चूंकि निजामुद्दीन सियालवी साहब ने, अभी हम आपको सुना देते हैं, हम उसको क्यों आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ ये जरा सुन लें क्या कह रहे हैं वो। जी दिखाएं। अगर 5 लोग दे चुके हुए हैं या 5-10 लोग हो सकता और भी देंगे, तो बेहतर है कि एक ही से आप इस्तीफा ले लें और उसकी आप इंक्वायरी कर लें, छानबीन कर लें सारी बात की। अगर वो गिल्टी हो तो उनको साइड पे कर दिया जाए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, वापस आ सकते हैं। अगर लेकिन इंक्वायरी एक माकूल जो है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो असल में बुखलाहट का शिकार हैं, उनकी कोई बात सीरियस लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। हमारे पीछे उन्हीं का हाथ है जिनका नाम लेके हम निकले हैं, और अपने ईमान का तगाजे पे उन्हीं की हाथ है और उन्हीं की ही वसीले से जो है ये पजीराई मिल रही है। और अवाम इंशाल्लाह जो अब नज़र आई है आपको पिछले दिनों में भी, और मज़ीद आगे इंशाल्लाह नज़र आएगी। ये MPA निजामुद्दीन सियालवी थे जिन्होंने आज पंजाब असेंबली के अंदर अपना जो इस्तीफ़ा है वो जमा कराया है। मुशाहिदुल्लाह साहब, बात ये है कि ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और इस्तीफ़े आपके सामने आएंगे, तो आप लोगों के सामने एक पहले अब जो है पंजाब के अंदर ये मामला शुरू हो गया है, तो किस तरफ मामला जा रहा है? एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जरदारी साहब एक केयर टेकर सेटअप चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि केयर टेकर सेटअप 90 दिन से ज़्यादा चले। आपका अपना क्या खदशा है कि किस तरफ माहौल को लेके जाया जा रहा है? देखिए बात ये जो है ना, ये मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरीके से वजारत उज़्मा से अलहदा किया गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसको कभी कोई डिफेंड नहीं कर सकेगा। अच्छा, वो सिलसिला रुक नहीं रहा, वो इंतकाम जो है ना वो लिया जा रहा है, उससे लिया जा रहा है, उसकी बेटी से लिया जा रहा है, उसके बच्चों से, उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, इसहाक डार को क्रिपल किया है। और उसके नतीजे में हुआ क्या? देखें, नवाज शरीफ से किसी को इंतकाम लेना लेता रहे, इस मुल्क से तो ना लेना।
आज डॉलर भी मतलब 111 रुपए का हो गया, 110 रुपए 64 पैसे। ठीक है, इकोनॉमी पे इन्वेस्टर भी भागा है, फिर कहते हैं जी ये क्या हो रहा है। वो तो आपने खुद जो रुपये उसको स्लाइड किया है ना, देखिए उसके अंदर इंतकाम से तो कोई नहीं स्लाइड किया है या हमने किया है या नहीं किया, तो आर्टिफिशियली फ्रोजन था ना जी मुशाहिदुल्लाह साहब? नहीं, आर्टिफिशियली कैसे फ्रोजन था, ये तो इससे भी नीचे जा रहा था। जो 100 एक वक्त था कि हमने उसको रोका था, मतलब और नीचे आ रहा था, उसको छोड़े। वो देखिए इन सारी चीज़ों का ताल्लुक इकोनॉमी से होता है। इकोनॉमी अगर आपकी ठीक हो तो आपका जो करेंसी है वो मजबूत होती है। हमारी इकोनॉमी ठीक थी, उसके पहिए को तो रोका है ना। मगर मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूं, मेरी बात सुन ले, मैं अब इस्तीफों पे आ रहा हूँ। इस्तीफे जी दे रहे जी, कितने दे दिए? एक जफरुल्लाह जमाली ने बात ही की है ना। 22 लोग थे जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म बिल पे नहीं आए। देखें, उनका शो कॉज नोटिस आपने करना था, पता नहीं क्या हुआ उनका। मेरी बात सुने जी, जब भी बिल होते हैं ना, कभी भी 100% हाजिरी नहीं होती। ये आपको किसने कह दिया कि 100% हाजिरी कभी हुई है? कोई कहीं होता है, किसी कॉन्फ्रेंस में होता है। आपकी पार्टी ने कहा था ना, आपने लिख के सबको बुलाया, आपने कहा कि जो नहीं आएगा उससे पूछा जाएगा। फिर कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि जो लोग नहीं आए उनको हम पूछेंगे, क्यों नहीं आए उनको हम पूछा होगा ना, पार्टी से निकाल देंगे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो आपने क्या उनसे पूछा कि जो 22 लोग नहीं आए कि जी आप कहाँ थे? हमें मालूम है ना, कोई अस्पतालों में है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में, कोई डिफेक्शन नहीं है उन 22 लोगों में से। 163 वोट पड़े हैं हमें, आप ये नहीं देखनी। दूसरी बात है, रजा हयात हिराज साहब जो हैं, क्या वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक लीड करेंगे या नहीं करेंगे? हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि रजा हयात हिराज साहब जो हैं इस वक्त आपसे नाराज बैठे। अच्छा मेरी बात सुने ना, मैं जो एंगल बता रहा हूँ आप सुन नहीं रहे। रजा हयात हिराज माजी में क्या करते रहे, जफरुल्लाह जमाली माजी में क्या करते रहे, इनकी एक हिस्ट्री है, ठीक है, इसको छोड़ दें। मैं कहता हूँ जी, आप 20 कह रही हैं, मैं कहता हूँ 50 आदमी छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होगा ना। इलेक्शन तो तब होगा सर जब इलेक्शन होगा। फिलहाल तो एहसन इकबाल साहब आपके ही मिनिस्टर, अच्छा चलें, इलेक्शन होगा ना उसके बाद, जब भी होगा जी। तो बात यह है कि असल बात यह नहीं है कि कौन इस्तीफा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। असल बात यह है कि नवाज शरीफ की जो इंतखाबी हैसियत है वो कम हो रही है, बढ़ रही है। नहीं सर, मैं आपसे फिर से ये पूछूंगी कि जब आपके मिनिस्टर ये कहते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वो 90 दिन से ज्यादा चलेगी, तो आप किस बुनियाद पे ये स्टेटमेंट देते हैं आपके मिनिस्टर्स? तो देखिए ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट होते हैं, इसको छोड़ें। बात ये, मैं जो बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की अगर इंतखाबी हैसियत बढ़ती जा रही है तो इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफों से इलेक्शन ही बताएगा, और इलेक्शन होगा तो तभी हमें पता चलेगा कि किसकी मकबूलियत क्या है। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दे सेनेटर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं, और उनको मालूम है कि असम्बलियों के अंदर इस वक्त जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो किस तरफ जा रही है। तो मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको मालूम है, मगर इस वक्त जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि जी अगर सेनेट इलेक्शंस तक हुकूमत नहीं पहुँची तो फिर ये होगा, और उस सूरत हाल के अंदर ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा अपनी असम्बली डिज़ोल्व करेगी और सिंध अपनी असम्बली डिज़ोल्व करेगी, जिसकी सूरत में सेनेट इलेक्शंस नहीं होंगे। और इमरान खान साहब तो कह भी चुके हैं कि जी कबल इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। आप सेनेट इलेक्शंस तक पहुंच पाएंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं इसको दूसरे तरीके से बयान करता हूँ। मसलन अगर फ़र्ज़ करो नहीं पहुँचते, कुछ लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि हर सेनेट के इलेक्शन से पहले ये ख्वाहिश होती है कि जी सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे, लेकिन हो जाते हैं। चले फ़र्ज़ करें जी नहीं होते, यही होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बकौल आपके सिंध असम्बली तोड़नी पड़ेगी, KPK की तोड़नी पड़ेगी, फिर दीगर वक्त इलेक्शन होंगे, दीगर पे इलेक्शन होंगे, नई असम्बलियाँ बनेंगी। बिल्कुल, नई असम्बलियाँ बनेंगी तो इमरान खान या जरदारी साहब के पास क्या श्योरिटी है कि पहले से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी उनके पास? मैं आपको एक और सिनेरियो देती हूँ। नहीं, पहले यहाँ रुक जाए ना जी। अभी कितनी सीटें PTI की KPK से? 7 है ना जी। 14 हो जाएंगी अगर यही असम्बली रहती है। जी। अगर ये असम्बली नहीं रहती तो कभी भी 14 नहीं होंगी, कम होंगी। अच्छा, मैं अगर आपको एक और सिनेरियो दूं, हाँ, दे। कि अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए, ठीक है जी, और केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उससे ज्यादा चले,
और उसके अंदर अगर ये डीलिमिटेशन का बिल पास नहीं होता हल्का बंदियों का, जिसके ऊपर आप रजामंद नहीं कर पाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो ये एक आपके ऊपर भी ओनस है कि आप उसको रजामंद कर दें। डीलिमिटेशन का बिल पास नहीं हो पाया और जो मौजूदा इस वक्त सेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदियां नहीं हुई, तो अगली केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, कहेगी कि जो सेंसस पिछला हुआ है करंट सेंसस, उसके ऊपर हल्का बंदियों के लिए हमें वक्त चाहिए, हमें और वक्त दें, 90 दिन से ज़्यादा दें, और मामला इस तरह बढ़ता चला जाएगा। इसका फैसला ज़्यादा या कम का अव्वल तो ये होगा नहीं इंशाल्लाह। अगर फ़र्ज़ करे हो गया, मैं तो आपकी हर बात मान रहा हूँ ताकि लोग समझें, अगर हो गया फ़र्ज़ करें, इसका भी फैसला पार्लियामेंट करेगी, कोई और नहीं कर सकता। देखें, दो सिनेरियो होते हैं हमेशा हमारे जैसे मुल्कों में, या पार्लियामेंट होती है या मार्शल लॉ होता है, बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है। अब भी मैं ये समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन भी वक्त पे होंगे और जनरल इलेक्शन भी वक्त पे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आपकी भी अगर बात मान ली जाए, वो प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही है, वो प्रैक्टिकेबल है ही नहीं। मुशाहिदुल्लाह साहब, इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं। हमने देखा कि बाहर जमात इस्लामी साहब के जो लोग हैं, वो जमात इस्लामी के जो हैं लीडर सिराजुल हक साहब, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने वहां पे धरना दिया। उन्होंने कहा है कि जी नहीं, उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, मगर अगर आपने फाटा इस्लाहात के ऊपर कुछ कदम नहीं उठाया तो फिर हम धरना करेंगे। उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है। डॉलर की जो कीमत है आपने देख ली है वो कहाँ जा रही है, उसके ऊपर भी हमने बात की। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप कबल इस वक्त इलेक्शन कर देते हैं, एंड इफ सेनेट इलेक्शंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू यू, तो फिर इसके अंदर क्या हर्ज है? बोरान से निकाले। पहली बात ये है, कोई बोरान नहीं है, बोरान तो आर्टिफिशियल होता है, वरना बोरान किस बात का है, क्या मसला है? धरना कर दिए, बोरान हो गया। नहीं, आपके लेजिस्लेटर्स क्या इस्तीफे नहीं दे रहे? कौन सा लेजिस्लेटर, किसने दिया है? अभी 3 MPs का मैंने आपको नाम दिया है जिन्होंने पंजाब से दिया है इस्तीफा। कितने टोटल वहाँ पे? 2 आपके MNAs हैं जिन्होंने पीर सियालवी के सामने जाके कह दिया कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक स्पीकर के पास नहीं वो आए, मैं मानती हूँ, मगर कहा तो है। कितने 100 हैं वहाँ पे? 2 हैं फिलहाल MNA टोटल वहाँ पे। वो कहते हैं कि शुरुआत हुई। पंजाब असेंबली की टोटल तादाद कितनी है? वो तो आपकी काफी हक में है, ठीक है, 200 से ज्यादा है, मगर देखें, कोई सब्सटेंशियल बात होनी चाहिए। ये 1-2 इस्तीफे जो हैं, जिनमें से एक उनके बेटे हैं या भतीजे हैं, जो भी हैं, वो मतलब कि ठीक है, उनकी भी एक इस्तीफे की भी हैसियत होती है, लेकिन देखें ये जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, ये इस पर तो किताब लिखी जाएगी ना। ये ऐसे तो खुद से कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैं आपको मगर किताब के अंदर भी फिर आप वो खुफिया हाथ लिख देंगे, उधर भी आप नहीं बताएंगे, उसका नाम भी आप शायद खुफिया हाथ ही लिख दें। इसलिए अभी परवेज मुशर्रफ ने जब 12 अक्टूबर किया था, तो उसके बाद जो किताबें लिखी गई हैं उसमें एक एक बात खुल के सामने आ गई थी ना, किसने क्या किया क्या नहीं किया। और आजकल का दौर, इस बार आपका 12 अक्टूबर किसने किया? अभी तो किताब भी लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। किसी अनपढ़ आदमी से भी पूछ लें, हो क्या रहा मुल्क में, उन्हें सबको पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये मुझे तो नहीं पता। आप हाय 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 हाय, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। आपको नहीं पता तो ये हमारी यानी कि कम नसीबी है, आपकी नींद में कहूँगा, तो पता सबको है, आप खुल के नहीं बताएंगे। नहीं, अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जब आपका NA 120 के अंदर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ, उसके अंदर आपके पार्टी वर्कर्स को उठा लिया गया, रातों रात उठा लिया गया। उसके ऊपर खुद मरियम नवाज साहिबा ने भी और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा इंटीरियर मिनिस्टर को कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट प्रेजेंट करें। वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। फिर आपके कुछ ब्लॉगर्स थे, उनको भी उठाया गया, उसके ऊपर भी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई। वैसे एक खबर ज़रूर शाया हो गई। तो कुछ आपने तहकीकात की है कि कौन उठाता है आपके लोगों को इलेक्शंस के दौरान? देखो, उठाने के लिए ताकत चाहिए। कमज़ोर आदमी तो नहीं किसी को उठा सकता, ताकतवर ही आदमी उठाता है ना, चाहे वो आटे की बोरी हो, सीमेंट की बोरी हो या बंदा हो, तो ताकत वाला उठाएगा ना। तो कमज़ोर आदमी तो नहीं उठा सकता। लेकिन बात यह है कि पता हर एक को हर बात है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उसको समझें आप। एक वक्त सब बताना पड़ता था कि ये क्या हो रहा है, अब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद बताने करने वाले के हमें
बस बात खत्म हो गई। मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने एक वक्त था जब आपके खिलाफ धरना हुआ था और ऑपोजिशन पार्टीज़ आपके साथ आके खड़ी हो गई थी। आज वही ऑपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि हम इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो फाटा इस्लाहात का बिल है वो आपने कल प्रेजेंट करना था नेशनल असेंबली में, वो क्यों गायब हो गया एजेंडे से, इसका जवाब दीजिए। उसका कंसेंसस की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम पेश जरूर करेंगे। कंसेंसस के साथ किसके साथ कोशिश कर रहे हैं? मेनली पीपल्स पार्टी है, बाकी पार्टियां तो सारी राजी है, और राजी पीपल पार्टी भी है, लेकिन उनकी लीडरशिप अभी राजी नहीं है। मैं फाटा इस्लाहात की बिल की बात कर रही हूँ। फाटा इस्लाहात देखे, फाटा इस्लाहात पे भी कोई बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। चीज ये है कि एक इतना बड़ा काम है, हम जो है ना हथेली पे सरसों, जो बिल था ना उसके अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करना था, जिसके ऊपर सारी पार्टीज जो हैं वो रजामंद हैं। बात ये है सवाल दो पार्टीज की जो आपके साथ है, इत्तेहादी हुई ना, जो दो पार्टीज आपके साथ हैं, एक JUIF सारी पार्टियां हैं नहीं, मगर वो दो छोटी पार्टीज है ना, उसके अंदर आपके इत्तेहादी हैं, आप मेरी बात सुनिए, उसको आप उनको रजामंद कर सकते हैं। जो है ना फाटा वाला, ये को गैर मामूली काम है। हम क्या चाहते हैं सारी दुनिया को पता है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जब ये काम हो तो फिर कोई इसकी मुखालफत ना करे, कंसेंसस होना चाहिए और वो हो जाएगा। लेकिन हम जल्दी में होते हैं ना, जल्दी में इतने बड़े काम नहीं होते। इतने साल हो गए और जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है तब से फाटा के लोगों को अपने हकूक नहीं मिले। आज हमने देखा कि किस तरह जमात इस्लामी वाले बाहर जो हैं लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जल्द वो धरना करेंगे। आपके खिलाफ धरने होने शुरू हो गए हैं, 4 जनवरी को भी आपके खिलाफ धरना उसकी वजह है ना धरनों की, इलेक्शन करीब है ना, हर आदमी अपनी अपनी दुकान चमका रहा है, अपने अपने मकासद हैं लोगों के। अभी आपने कहा कि जी वो पहले हमारे साथ खड़े थे, अब नहीं खड़े। बात यह है कि पहले ये कहते थे कि हम आपके साथ नहीं खड़े, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। तो मतलब ये हुआ पहले जमहूरियत के साथ खड़े थे, आज जमहूरियत के साथ नहीं खड़े। अच्छा। और हम 2012 में इनके साथ नहीं खड़े हुए थे, हमने कभी कहा इनके ऊपर एहसान किया कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे, अब नहीं होंगे। साहब कोर्ट पहन के मेमो केस के अंदर चले गए थे ना। बिल्कुल, बड़ा अच्छा किया था उन्होंने, बड़ा अच्छा किया था। इसलिए अच्छा किया था कि एक गद्दार के खिलाफ गए थे, जिसको जरदारी ने प्रेसिडेंट हाउस में छुपाया हुआ था, और आज जरदारी खुद कहता है कि हुसैन हक्कानी गद्दार है। गद्दार के ऊपर मैं नहीं जाना चाह रही, क्योंकि आजकल बहुत कुछ लोग आपके लीडर के बारे में भी कह रहे हैं, ये जो गद्दार के सर्टिफिकेट बंटते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के खिलाफ बंटते हैं। मगर सवाल ये, मैं आपसे खबर चाह रही हूँ। नहीं, आसिफ जरदारी ने पिछले दिनों कहा ना कि हुसैन हक्कानी गद्दार है। जब उन्होंने खुद कह दिया तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ ने जो किया था ठीक किया था। एक बात, दूसरी बात यह है कि क्या जनरल कैनी गए थे या नहीं कोर्ट में? सर मैं आपसे आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डीलिमिटेशन बिल के ऊपर आप लोगों का कोई मुआहदा हो सकता है आने वाले दिनों में, और क्या इसके लिए बैक चैनल बातचीत हो रही है? बातचीत भी हो रही है, मुआहदा भी हो सकता है और होना चाहिए। बातचीत किन नुकात? इसलिए कि देखें, हमने ये बिल पेश कर देना अगर नहीं होगा, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है ना वो जवाब नहीं दे सकेंगे अवाम को। इसलिए कि सेंसस 2008 में पीपल पार्टी को कराना था, नहीं करा सके, हमने कराया। तो बातचीत मुराद अली शाह के जरिए हो रही है, वजीर आजम मुराद अली शाह के जरिए हो रही है। हाँ, उनके जरिए भी होती है, बिल्कुल होती है। और किसके जरिए होती है? उनके जरिए आज भी उन्हीं के जरिए से हुई है। नहीं, और कोई है इस बैक चैनल टॉक्स में? ये और भी होते हैं, वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है ना, उसमें नाम नहीं जाहिर किए जाते। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल आपसे आप अपना सोर्स नहीं बताती ना जी, साफी जो होते हैं कहते हैं सोर्स नहीं बताना जी, लेकिन सोर्स पूछते जरूर है दूसरे से। नहीं, जाहिर है वो तो हमारा काम है। मगर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी जो आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, माहौलियात के हवाले से। आप 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर भी गए, वहां पे भी आपने अपनी चीजें प्रेजेंट की, मगर सवाल ये है कि जो पंजाब के अंदर स्मॉग उठी है उसके ऊपर हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और हमने देखा है कि आपके पास वो बैरोमीटर ही नहीं है कि जो स्मॉग की कॉम्पोजिशन है उसको आप नाप सके। देखिए, स्मोक जो है ना, 2 लफ्जों में से 2 लफ्ज लेके नया एक लफ्ज है स्मोक। स्मोक और फॉग में से 2 लफ्ज लेके ना स्मॉग बना दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इसके अवामिल हैं, फॉसिल फ्यूल है, ये है वो है।
ये जो है ना फॉग जो है, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, हमेशा से है, ये अपने थोड़े वक्त के लिए होती है। एक कुछ हमारे भी मसाइल हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज के। जी सर, आप करेंगे क्या? करेंगे, जल्दी से मुझे बता दें चूंकि वक्त कम हो गया है। बात ये है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसकी कोई सरहद नहीं है कि पाकिस्तान ये करेगा तो इंडिया ये नहीं करेगा। सर, इंडिया ने किया है। इंडिया ने इमरजेंसी प्लान जो है वो दिल्ली में किया, जिसका नाम है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। और उन्होंने क्या किया है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कमीशन बना दिया है। क्या हम इस तरफ जाएंगे? हम स्मॉग के लिए करेंगे क्या? एयर पोल्यूशन ऑलमोस्ट तैयार है, हमारी अथॉरिटी तैयार है, हमने पॉलिसी बना ली है, हमने जंगलात की पॉलिसी बना ली है। इस तरह के हमने काम इंडिया से ज्यादा किया है। पोल्यूशन का क्या करेंगे आप? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हमारे देखिए, हमारी एमिशन जो है ना वो 0.80% है, हमारी एमिशन है ही नहीं है। इंडिया 40% कोल इस्तेमाल कर रहा है, चाइना 60% कोल इस्तेमाल कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमारा वो इशू नहीं है जो इंडिया का इशू है, हमारा उनसे मुकाबला ही ना आप नहीं, मगर मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हम मैकेनिज्म्स बनाएंगे ताकि ये जो स्मॉग है पंजाब के अंदर, इसके ऊपर काबू पाया जो जाए। है उसका काम पॉलिसीज बनाना है, वो बनाई हुई है हमने। उसकी डिटेल अगर आप किसी वक्त सिर्फ इसी पे मेरे से प्रोग्राम करें तो मैं सारी डिटेल आपको बताने यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सेनेटर दुनिया साहब, का सबसे बड़ा। इसके ऊपर हम एक जो है मखसूस एक निशस्त रखेंगे आपके साथ, जिसके ऊपर हम बात करेंगे माहौलियात के ऊपर। और आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़ता हुआ, खासतौर पे एयर पोल्यूशन एक बढ़ता हुआ एक मसला बन जाएगा हम सबके लिए। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।